वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, अब सभी के दिन की शुरुआत अच्छी हो। नया साल भी आ रहा है, आपके लिए बढ़िया समय लेके आए, समय बदले, क्योंकि वक्त की खासियत होती है वो बदलता ही है ना। अच्छा होगा बुरा आएगा, बुरा होगा अच्छा आएगा, है ना। हमें बस कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई के लिए। बहुत सारी नौकरियां आ रही हैं, किसी भी एक को पकड़ के डेडिकेटली तैयारी करके आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। अब हम लोग आज अपने दूसरे लेक्चर को देखेंगे। यूपीपीएससी में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी, जितने क्वेश्चन पिछले जितने एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है, 2025 तक के क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। इससे आपको पूरी पॉलिटी का एक रिव्यू भी मिल जाएगा। और पूरी तैयारी करना चाहते हैं 2025 2026 यूपीपीसीएस की आरओ की, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। आज का अपना लेक्चर शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 16 से, पर आपके लिए कल का रिवीजन का एक सवाल। इससे पहले आपने लेक्चर अगर देखा हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में ऐड हुआ है। और इसके अलावा मतलब इसको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करा है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, कौन से संविधान के भाग में इसको डाला है, और इसके लिए एक डीपीएसपी का आर्टिकल भी हमने बनाया है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था। तुरंत रिकॉल करके कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 पे। कह रहा भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची है वो किसके मतलब इसके प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं, 6th शेड्यूल के, है ना, किस राज्यों पे लागू होते हैं, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या नन ऑफ दीज। तो बहुत ही आसान है भाई। 6th शेड्यूल आप सबने पढ़ा होगा, एएमटीएम। एएमटीएम मतलब असम, है ना, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, इसके दिए हुए हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको त्रिपुरा दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था ये। फिर कह रहे हैं पूर्वोत्तर के वे 4 राज्य कौन से हैं जो समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है 4 राज्यों को कवर करता है, 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को। वो कौन से हैं इनमें से, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल या मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल या असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट किसको कवर करता है, किन राज्यों को कवर करता है, तो ये करता है पहली असम को, दूसरा नागालैंड को, मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे एक जो कॉइन टर्म है उसको भी यूज़ कर सकते हो, अमन, AMAN, भाई असम, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, है ना, असम, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड। ठीक है। हाँ, एक सवाल मैं और अगर इसमें आपको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे 2 सवाल बहुत कॉमन सवाल है कि भारत में टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, ठीक है, और कॉमन हाई कोर्ट कितने। इनका मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। देखिए साथ में पार्टिसिपेट करते हुए चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कॉमन हाई कोर्ट बताइए और टोटल हाई कोर्ट बताइए। इसके बाद है भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे भाई, हु वाज द स्पीकर ऑफ फर्स्ट लोकसभा इन इंडिया। तो जीवी मावलंकर और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, नीलम संजीवा रेड्डी या हुकुम सिंह। ठीक है, तो पहले स्पीकर कौन थे भारत के, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हो आप चाहे। बहुत ही आसान है। तो जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर। इसके बाद कह रहे हैं, देखिए हम लोग इजी से मॉडरेट टफ ऐसे चलेंगे ना। आप ये मत सोचिए बड़े आसान है ऐसे ही आते हैं, पीछे में ऐसे भी सवाल आते हैं, अभी टफ लेवल के भी आएंगे, वो हम लोग करते चलेंगे एक साथ। और ऐसे ही देखिए डेली प्रैक्टिस के लिए हम आपको क्विज कराते हैं टेलीग्राम में, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन की। टफ लेवल के सवाल के लिए आपको टेस्ट सीरीज दे देते हैं। फैक्ट्स को लर्न करने के लिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सबकी लिस्टिंग दे देते हैं जो सिर्फ फैक्ट लर्न करने। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कंपाइलेशन दिया जाता है, वीडियोस दिए जाते हैं, टेलीग्राम में ऐड कर देते हैं कि जो डाउट अपना पूछे। तो इस तरह से तैयारी SCS कराता है। इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप कर भी सकते हैं पूरी तैयारी शुरुआत से। अब इसमें कह रहा है आर्टिकल 371 जो है ये प्रोवाइड क्या करता है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजन टू सम स्टेट ऑफ इंडिया विच स्टेट इज नॉट कवर्ड बाय दिस आर्टिकल, है ना। आर्टिकल 371 के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता, ये आपको बताना है। तो देखिए आर्टिकल 371 के अंतर्गत कौन आता है, तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 आते हैं आर्टिकल 371 के अंतर्गत। केरल नहीं आता है ना, केरल नहीं आएगा इसके अंतर्गत। और भी हैं, जैसे नागालैंड आता है 371A में, कौन आ जाता है, नागालैंड आ जाता है। और 371B है ऐसे, इसमें असम आ जाता है, कौन आ जाता है, असम आता है। 371C है, इसमें मणिपुर आ जाता है। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो ये 371D में आता है आपका आंध्र प्रदेश, और तेलंगाना आता है E में। ऐसे ही सिक्किम 371F में आ जाता है, सिक्किम आपका। इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, पूछ लेता है। मिजोरम है 371G में आ जाता है आपका। अरुणाचल प्रदेश है
371 एच में आ जाता है आपका गोवा है, 371 आई में आ जाएगा आपका गोवा, और कर्नाटक है आपका 371 जे में आ जाएगा, है ना। तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछ सकता है, तो इसको एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। अगला, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? हाउ मेनी मेंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई देखिए, राज्यों में विधानसभा होती है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जिसको विधान परिषद बोला जाता है। अब भारत में 6 राज्य हैं सिर्फ जहाँ पे बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल कह बाई कैमरलिज्म है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जैसे यूपी और बिहार यहाँ पे है, महाराष्ट्र और कर्नाटका यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना यहाँ पे है ना, यहाँ पे विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो कह रहा है कुल सदस्यों की संख्या का कितने सदस्य जो है राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे? तो ये कितने सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा द्वारा? 1/3 सदस्य। कितने? 1/3 सदस्य। और अच्छा, विधानसभा के लोग का मतलब कॉम्पोजिशन क्या होता है? देखिए, 1/3 लोग मतलब 1/3 सदस्य जो होते हैं वो एमएलए जो होते हैं, एमएलए मतलब विधानसभा के जो लोग होते हैं वो करते हैं। 1/3 लोगों को जो है लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर होते हैं, लोकल बॉडीज मतलब जैसे पंचायत है ना, म्यूनसिपैलिटीज़ है, वो लोग करते हैं 1/3 को। 1/3 सदस्यों को चुनते हैं आपके जो वो होते हैं, 1/3 कह रहा हूँ, 1/3 नहीं, 1/12 ग्रेजुएट जो होते हैं, ग्रेजुएट है ना, जो ग्रेजुएट लोग हैं 3 साल के, वो वोट करके चुनते हैं। 1/12 लोग को चुनते हैं जो टीचिंग लाइन में है, सरकारी टीचर जो होते हैं वो चुनते हैं। बचे हुए को गवर्नर नॉमिनेट कर देता है ना। तो 1/3 एमएलए, 1/3 लोकल पंचायत के मेंबर, 1/12 ग्रेजुएट लोग, 1/12 टीचर लोग, बचे हुए को गवर्नर नॉमिनेट कर देता है। ठीक है, चलो अगला, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ। यानी विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। देखिए, हमारा प्रीएम्बल में जो लिबर्टी है, लिबर्टी 5 टाइप की लिबर्टी दी हुई है। कितनी? 5 टाइप की। लिबर्टी ऑफ थॉट है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन अभी हिंदी में बता रहा हूँ, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। लिबर्टी ऑफ थॉट मतलब विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता है ना, उपासना की स्वतंत्रता है ना, और धर्म की स्वतंत्रता। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 तरह की लिबर्टी हमें मिलती है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हो जाए, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? कौन नहीं है इसमें? तो इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है ना, इकोनॉमिक लिबर्टी की यहाँ बात नहीं होती है। इसके बाद है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है भाई। एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 324 में है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कह रहा है कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल भी महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, 243 के। ठीक है, 2-3 बार इसको रिकॉल करिएगा। 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन है, 324 आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कहता है। ठीक है, अब चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन को। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान यानी प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर किसमें दी है? क्षमादान की शक्ति प्रेसिडेंट की कौन से आर्टिकल में दी हुई है? इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जा सकता है आपसे। 68, 70, 72 या 73। तो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर किसमें है? तो ये आर्टिकल हो जाएगा आपका 72। कौन सा आर्टिकल है? गवर्नर की पार्डन पावर यानी क्षमादान करने की शक्ति 72। अच्छा, गवर्नर कह रहा हूँ, प्रेसिडेंट की। ऐसे ही गवर्नर की जो क्षमादान करने की शक्ति है वो किस में दी हुई है? गवर्नर की आर्टिकल 161 में है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 के थ्रू जो है क्षमा कर सकता है, और गवर्नर 161 के थ्रू। ठीक है, ऐसे ही प्रेसिडेंट का आर्टिकल 60 और 61 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ओथ यानी प्रेसिडेंट शपथ लेता है 60 आर्टिकल के थ्रू, 61 के थ्रू इम्पीचमेंट यानी महाभियोग उस पर चलाया जा सकता है। अच्छा, प्रेसिडेंट जो होता है वो कितने तरह के पार्डन करता है? हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लो पहले। एक तो होता है पार्डन, ठीक है, एक होता है कम्यूटेशन, कम्यूटेशन होता है एक, है ना, आप भी रिकॉल करो अगर याद आ रहा हो आपको। फिर एक होता है रिमिशन, क्या होता है? रिमिशन। रिस्पाइट होता है, क्या होता है? रिस्पाइट। और एक होता है रिप्राइव, एक क्या होता है? रिप्राइव होता है। अगर मैं हिंदी में बात करूँ इसको,
हिंदी में क्या कहते हैं, तो पार्डन का मतलब क्या हो गया भाई, क्षमादान। क्या हो गया, क्षमादान। अब क्षमादान क्या, पूर्ण मुक्त दोष सिद्धि, मतलब एक तरह से क्या है, सजा दोष सिद्धि दोनों को हटा दिया पूरी तरह से, है ना, कि जाओ मौज करो, पूरी तरह से क्षमा कर दिया, तुम्हें बरी कर दिया। फिर एक होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन मतलब क्या होता है, लघुकरण। भाई आपको बहुत ज़्यादा कठोर दंड मिला, जैसे मान लीजिए आपको मृत्यु दंड मिला, फांसी मिली है, तो अब क्या कर देंगे, उसको कम कर देंगे, आजीवन कारावास दे देंगे। ठीक है। फिर रिमिशन की बात करते हैं। रिमिशन मतलब होता है एक तरह से क्षमा, मतलब जो सजा की प्रकृति है उसमें परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर देना। जैसे मान लीजिए रिमिशन में 10 साल का आपको कठोर कारावास मिला है, 10 साल का कठोर कारावास, तो वही 5 साल का कठोर कारावास कर देंगे। मतलब सजा की प्रकृति कम नहीं होगी, उसकी अवधि कम हो जाएगी, है ना। फिर रिस्पाइट मतलब क्या हो जाता है, रिस्पाइट मतलब होता है राहत, एक तरह से राहत। और राहत कब मिलती है भाई, किसी विशेष स्थिति में अगर आप बीमार हैं, कोई दिक्कत आ जाती है, इस कारणों से आपको थोड़ी सजा कम कर दी जाएगी। रिप्राइव मतलब होता है विलंबन। क्या होता है, विलंबन। रिप्राइव मतलब विलंबन, मतलब किसी भी सजा के निष्पादन पर टेम्परेरी जो रोक लगा दी जाती है उसको बोलते हैं विलंबित करने के लिए, है ना। तो ये क्षमादान करने की 5 शक्तियां राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 से मिलती हैं। कौन कौन सी, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, है ना, याद रखिएगा इसको। इसके बाद है जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं किसके नियंत्रण में, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन बोथ जज वर्क डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ। अब डिस्ट्रिक्ट जज और आपका जो सेशन जज होता है वो किसके कंट्रोल में काम करते हैं भाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के, गवर्नर के, लॉ मिनिस्टर के, या हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो सिंपल सी बात है भाई, ये हाई कोर्ट के अंतर्गत काम करेंगे, है ना। 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया, कह रहा है इन विच ईयर 11 फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड, है ना। 11वें फंडामेंटल ड्यूटी को कब ऐड करा है, 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से करा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए। इसके बाद कह रहा है 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है, इसके अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटों की जो कुल संख्या उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, कि लोकसभा में अपनी जितनी अभी सीटें हैं वो उतनी ही रहेंगी, उससे ज़्यादा जो है परिवर्तन नहीं होगा। तो ये 2026 तक का प्रावधान था, कब तक का, 2026 तक का, कि लोकसभा की सीटों में परिवर्तन नहीं होगा। 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था, 2026 तक इतनी ही रहेंगी। अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है 26 में। 27 नंबर सवाल देखते हैं, कह रहे हैं कौन सा सही है, इसमें बताने हैं। भारत का राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की अवधि तक कार्यरत रहता है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक ओथ, मतलब जब उसने शपथ ली है, ठीक है, उसके 5 साल तक ही एग्जैक्ट रहता है। और राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्याग पत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत कर सकता है, मतलब अपना रेजिग्नेशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दे सकता है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, बताना कौन सा सही नहीं है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व होंगे, सहकारी समितियों का संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा एवं अभिवृद्धि। कौन सा यहाँ पे जो है गलत होगा, ये आपको बताना है। यानी स्टेट सिक्योर अ सोशल ऑर्डर ऑफ प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, आर्टिकल 37, ये गलत है, ये क्योंकि आर्टिकल 38 में है, आर्टिकल 38 में हो जाएगा। बाकी राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियाँ 39 में बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और अच्छा, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया, ये अभी ऊपर हम लोग ने करा था, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा रखना आर्टिकल 51 में है। तो इस तरह से देखिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो PYQ तो समझ में आएगा ही, उसके पीछे की चीज़ें भी आएंगी। और अगर एकदम पॉलिटी को आसान भाषा में समझना चाहते हो तो कमेंट में मुझे बताओ, शुरू कर देंगे पॉलिटी को एकदम आसान भाषा में पूरा समझा देंगे। कमेंट में बताइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। और वैसे ही पढ़ाते हुए आप हमारे पेड ग्रुप को भी ले सकते हैं, उसमें भी आपको सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी बिफोर बीइंग सबमिटिंग टू पार्लियामेंट, यानी किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले हमें लोक लेखा समिति जो है उसके अनुमोदित करना पड़ता है। एडिशनल ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट, टोकन ग्रांट या एक्सेस ग्रांट। तो ये कौन सी चीज़ है, तो देखिए जब भी आप अधिक अनुदान लेंगे, एक्सेस ग्रांट लेंगे, ज़्यादा पैसा लेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट से पेश करने के पहले। पहले वो लेखा जोखा तो करेगी, आपको और पैसा चाहिए, अब वो अपने लेखे जोखे में कम ज़्यादा करेगी, इसलिए। इसके बाद निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है ना।
सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐसा केस है जिसमें बोला है प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? केशवानंदा, बेरूबारी, सज्जन सिंह केस या आपका गोलकनाथ केस? तो ये बहुत ही फेमस बेरूबारी यूनियन केस आया था 1960 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट उसके बाद केशवानंदा भारती केस में प्रियम्बल को जो है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया गया था। LIC ऑफ इंडिया केस में भी यही हुआ, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अमेंडमेंट भी प्रियम्बल में हो सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आज का लेक्चर बढ़िया लगा होगा मुझे लगता है आपको, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। ऐसे ही मैं कराऊंगा आपको डेली, हर चीज़ को फॉलो करते रहिए और हमारे पेड ग्रुप में भी आप इन नंबर से जोड़ के पूरी तैयारी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आशीष तिवारी लेता हूँ आपसे विदाई। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।